चलो भाई और आगे चलते हैं। देखो हमने अभी तक ये तो देख लिया है कि 3D ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और हमने कोन और स्फीयर का एग्जांपल तो देख लिया है। और अगर यहाँ तक भी आप समझ गए हो तो यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अब लेकिन थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। सी थोड़ा सा सबसे पहले तो विल टेक अ बेबी स्टेप एंड लुक एट समथिंग विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी सिंपल। सी यू विल सी कि ये जो फिगर आपको अपने सामने दिख रही है, खतरनाक सी चीज लग रही है देखने में तो वैसे, लेकिन एक स्फीयर के अंदर अगर आप ऐसा एक इस तरह का रीजन ले लो, जैसे ब्लू कलर का रीजन मैंने आपको दिखाया है, स्फीयर के अंदर अगर आप इस तरह का एक रीजन ले लो, इसी को अगर आप बाहर निकाल के देखोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये जो चीज होती है ये एक तरह से स्फीयर के अंदर मैंने कोन काट लिया है, या एक तरह से अगर आप देखो सर्कल के अंदर जैसे मैं एक सेक्टर लेता हूं, सर्कल के सेक्टर का ही 3D वर्जन है एक तरीके से ये। तो ये जो चीज होती है इसको ये लोग जनरली स्फेरिकल कोन बोलते हैं। सी सिंपल कोन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सरफेस एरिया फ्लैट होता है। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर के अंदर से कोनिकल रीजन को इंटरसेप्ट करके निकाल लिया है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोन। और हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये स्फेरिकल कोन का सरफेस एरिया कितना होता है, मे बी शायद इसके वॉल्यूम की भी बात करेंगे, ये थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, वो फॉर्मूले अपन देखेंगे, उनमें से एक आध हम डिराइव भी कर लेंगे। देखो ये जो स्फेरिकल कोन होता है, जैसे अगर मान लो सपोज उसका आपको सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कौन सा, जो कर्व वाला सरफेस एरिया होता है। नीचे मैं एक बार आपको वापस स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये जो ब्लू वाला सरफेस एरिया है बेसिकली, ये वाला सरफेस एरिया अगर चाहिए, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है। फिजिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ये ब्लू वाला सरफेस एरिया काम आता है। तो ये हम देखेंगे कि ये ब्लू वाला सरफेस एरिया कैसे निकालना है। और इनफैक्ट थोड़ा ध्यान से देखो तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल है। ये इट माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं स्फीयर की बात करी थी, जो स्फीयर का सरफेस एरिया देखा था उसमें हमने पूरा थीटा को 0 से लेके 180 डिग्री लेके गए थे, तो कंप्लीट स्फीयर बन गया था। अब अगर आप उसमें खाली इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर दो, 0 से 180 डिग्री मत इंटीग्रेट करो, थीटा को अगर आप खाली 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट कर दो, जनरल एंगल थीटा तक, तो आपको ये ब्लू वाला सरफेस एरिया मिल जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो लकीली आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क वी हैव डन, ये ब्लू वाला जनरल एरिया निकालना अपने लिए ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। ये मैं एरिया आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं, और यू कैन सी कि हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला था अभी बाय इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें स्टेप्स तो वही है जो भी हमने लिखे थे, नथिंग न्यू हियर। इसी में मैं बस खाली इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से थीटा डाल देता हूं, तो मेरे को वो एरिया मिल जाएगा जो भी अपने को रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं और देख लो कि ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, बस 0 से लेके अगर मैं जनरल एंगल थीटा तक की लिमिट्स डाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब आप देख लो तो ये एरिया हो जाएगा आपका 2πr², माइनस बाहर लेके जाओगे चाहिए तो कॉस थीटा, 0 टू थीटा अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। लुक केयरफुली, ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट सिंपल, द कंसेप्ट इज आल्सो क्वाइट सिंपल, बिकॉज यू कैन सी कि मेन कंसेप्ट तो खैर वही था जो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं 3D एरिया निकालने में, वो सब खतरनाक आइडियाज तो सारे हो चुके हैं। अब तो ये है कि हम इससे छोटी छोटी और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स होते हैं वो कलेक्ट करते जा रहे हैं। और ध्यान से देखो कि ये एक तरह से वैसी चीज है कि जैसे आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा कि अगर एक सर्कल है तो सबसे पहले आपको बहुत छोटी क्लास में बताया होगा कि सर्कल का एरिया, सॉरी सर्कमफ्रेंस होती है, टोटल सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। फिर थोड़ा सा उससे सीनियर क्लास में ये बताया होगा कि अगर इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है कि अगर मान लो सपोज एक एंगल थीटा का आप ऐसे पीस लो और उसके अंदर अगर ये जितना लेंथ बढ़ जाए फंस जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है L इक्वल टू आर थीटा। नोट वेरी केयरफुली दैट L इक्वल टू आर थीटा इज द जनरल रिजल्ट, और इसी के अंदर थीटा को 2π डाल दोगे तो 2πr आ जाएगा। तो वही सेम चीज है यहाँ पे भी कि आप देखो कि अगर एक स्फीयर है तो कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया तो आपको बहुत जूनियर क्लास में बता देते हैं दैट इट इज 4πr²। लेकिन अब इसका जनरल वर्जन क्या है कि एक जनरल एंगल थीटा के बीच के अंदर ये कितना एरिया फंसेगा, ये अगर आपको निकालना है कि एक जनरल एंगल थीटा के अंदर कितना एरिया फंसेगा, तो ये आपका है 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखना। और आगे चल के ये रिजल्ट काफी काम आता है, स्पेशली अगर मान लो सॉलिड एंगल वगैरह जैसे खतरनाक कंसेप्ट पढ़ने से अगर आप बचना चाहते हो, थोड़ा आउट ऑफ कोर्स एक कंसेप्ट होता है सॉलिड एंगल का, उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन के, वो सब आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये स्फीयर के सरफेस एरिया का
जनरल रिजल्ट पता है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही देख लो, नीचे स्लाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो यू कैन सी कि जो रिजल्ट हमने अभी भी डिराइव किया था 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, उसी को आप देख लो मैंने यहाँ थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख दिया है। कुछ और फॉर्मूले भी हो ऊपर, मैं उनके ऊपर आता हूँ अभी एक सेकंड के लिए, लेकिन यू कैन सी कि ये वाला जो रीजन है, यू कैन सी कि इसके अंदर जो ये जो सरफेस एरिया है, ये पूरा ब्लू वाला सरफेस एरिया नहीं है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो स्फीयर की सरफेस का जो इंटरसेप्टेड पार्ट है, वो एरिया ध्यान रखना कि वो एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और खूब काम आता है ये अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स में। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में काम नहीं आता, बड़ी प्रॉब्लम्स में ये चीज काम आती है, तो रिमेंबर दिस रिजल्ट। और बाकी देखो हमारे लिए जनरली ये रिजल्ट काफी होगा जो अपन ने डिराइव किया है, रेड कलर से जो लिखा है एरिया का फॉर्मूला, दिस इज सफिशिएंट। लेकिन कई बुक्स में मैंने देखा है कि इस एरिया के फॉर्मूले को ये बड़े अलग तरीके से लिख देते हैं, दे राइट इट इन अ वेरी नाइस एंड सिंपल लुकिंग वे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट वेरी यूजफुल इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स, बट फिर भी अच्छा लगता है, तो एक बार थोड़ा सा इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सी, ये जो पार्ट आपने ब्लू वाला स्फेरिकल कोन लिया है, इसकी अगर ये वाली हाइट अगर मान लो h है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसकी हाइट अगर h है, तो ये कई बार इसको ये h के टर्म्स पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखो, सी अगर ये हाइट h है, तो यू शुड सी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r माइनस एच। ठीक है, अब आप देख लो कि इसमें जरा cos थीटा की वैल्यू पुट करो, हमारा जो फॉर्मूला था इसमें cos थीटा पुट कर दो, cos थीटा हो जाएगा r माइनस एच डिवाइडेड बाय r। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर। अब 1 माइनस 1 तो 0 होता है, सो देयरफॉर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई आर। तो ये r और r कर दो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, एंड विच इज काइंड ऑफ सिंपल। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ये फॉर्मूला याद करो, ऑल्दो, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि मैथ्स में याद करवाएंगे ये आगे चल के। सी सिंपल बात यह है कि 2 पाई आर एच सुनने में ही आसान लगता है, सिलेंडर जैसा फॉर्मूला है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड वाला सरफेस एरिया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एच। हालांकि इसका सिलेंडर से कोई संबंध नहीं है, बट यू कैन सी दैट इट्स इंटरेस्टिंगली इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, एंड चाहो तो आप ये याद कर सकते हो, चाहो तो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मत भूलना। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें अल्टीमेटली फिजिक्स में बहुत लगेगा, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट। और बाकी थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे भी चला गया हूं अभी, यू विल सी एक रिजल्ट आपको यहां भी दिख जाएगा वॉल्यूम का, जहां पे भी जिस बुक में भी आप देखोगे जहां पे ये एरिया का रिजल्ट लिखा होता है 2 पाई आर एच, 100% वहां पे वो वॉल्यूम का रिजल्ट भी देते हैं, ऑल्दो वॉल्यूम का रिजल्ट हमने डिराइव नहीं किया है और अभी करेंगे भी नहीं, और फिजिक्स में हमें कोई बहुत ज्यादा लगेगा भी नहीं। वो तो मुझे अच्छा सा रिजल्ट दिखा तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, बट जो वॉल्यूम होता है ये हो जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इट्स समथिंग लाइक कि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जैसे ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम देख लो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। उसी में एक आर को हटा के एच कर दो तो आपको ये पूरे ब्लू रीजन का वॉल्यूम भी मिल जाता है, कंप्लीट जो ब्लू रीजन है उसका वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ये बात है। तो देयरफॉर सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मेन मतलब ये है, मैं वापस रिपीट करता हूं एक बार, हमारा मेन एजेंडा ये है कि आपको ये एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पेज के ऊपर बाकी जितना भी लिखा है उसमें थोड़ा जस्ट द थिंग्स वर इंटरेस्टिंग, तो आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एक दो चीजें लिख दी है यहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस हाईलाइटेड एरिया हियर, दैट्स इट। और ये काफी काम आएगा आगे चल के। और इसके बाद और आगे चलते हैं, स्फेरिकल कोन की बात हो गई है। स्फीयर के अंदर अगर आप एक कोन बना के उसके अंदर से इंटरसेप्ट निकालोगे, सॉफ्टी जैसा अगर आप लोगे तो वो हो जाता है। अब इसके बाद कुछ सिंपल चीजें भी होती है। अगर कोन के अंदर अगर आप इस तरह की स्लाइस लो, यू कैन हैव अ लुक एट द फिगर, ये फिगर आप देखो। अगर मान लो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर से अगर आप इस तरह की स्लाइस निकालते हो, द वे आई हैव शोन यू हियर, समथिंग लाइक समटाइम्स पीपल कट वाटरमेलन लाइक दिस। वाटरमेलन को एक बार ऐसे काटते हैं, एक बार ऐसे काटते हैं, तो दो प्लेन्स अगर है एट एन एंगल थीटा, उससे अगर आप कट करके स्लाइस निकालते हो तो इस तरह की स्लाइस निकलती है यू। और ये जो स्लाइस होती है इस तरह की, इसका एक नाम होता है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्फेरिकल वेज बोलते हैं। और ये भी फिजिक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस में काम आ जाती है। तो देयरफॉर स्फेरिकल वेज है अगर मान लो इस तरह की यू, तो ये ध्यान से देखना कि हाउ डज अ स्फेरिकल वेज लुक लाइक, नंबर 1। नंबर 2, एक दो छोटे मोटे नाम होते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे कि ये जो आपको इधर ब्लू सरफेस दी हुई है, ये इस तरह से ये जो सरफेस है,
इस सरफेस का एक नाम होता है, इसको ये लोग स्फेरिकल लून बोल देते हैं। ठीक है, यू मे और मे नॉट रिमेंबर दिस रिजल्ट, दैट्स ओके, बट ये एंगल जरूर याद रखना। ये जो स्फेरिकल वेज का एंगल होता है इस तरह से, इस एंगल को जरूर याद रखना। इस एंगल का नाम होता है डाइहेड्रल एंगल। ये एंगल कई कई जगह काम आता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें दिया रहता है आपको कि डाइहेड्रल एंगल इतना है, देन यू कैलकुलेट दिस एंड दैट, और प्रॉब्लम ये होती है कि बंदों को पता ही नहीं होता डाइहेड्रल एंगल कौन सा है। तो देयरफॉर यू शुड नो दैट कि ये इस तरह का जो एंगल होता है ये डाइहेड्रल एंगल है। इसको मैंने यहाँ पे थीटा से डिनोट किया है। दूसरी फिगर में अगर आप देखोगे तो इसी को मैंने अल्फा से डिनोट किया। ये सब थीटा अल्फा सब सेम है, इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। और नाउ सी दिस माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड। कई बार ये स्फेरिकल वेज वगैरह देखे ना थोड़े लोग डर जाते हैं कि अरे सर ये क्या है, तो बड़ी हाईफाई चीज लग रही है। कुछ भी हाईफाई नहीं है, वैसे भी अपने को पता ही है फिजिक्स में कुछ भी हाईफाई नहीं होता है। हाईफाई वही लगता है जो समझा नहीं होता है ठीक से। समझ लोगे सब कुछ ठीक से तो कुछ भी हाईफाई नहीं होगा। तो देयरफॉर अब आप देखो कि अगर आपको स्फेरिकल वेज का वॉल्यूम चाहिए, एरिया चाहिए, तो ये बहुत आसान होता है। ये बड़े आराम से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको लेटर से वॉल्यूम चाहिए, तो अब आप देखो कि अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर लोगे, मतलब ये पूरा 360 डिग्रीज लोगे, 2 पाई एंगल लोगे अगर, तो पूरे 2 पाई एंगल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऑब्वियसली अगर थीटा एंगल के अंदर कितना वॉल्यूम फंसेगा, अगर आपको ये चाहिए, तो बहुत आराम से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप निकाल सकते हो कि अगर ये वॉल्यूम v है तो यू कैन सिंपली सी दैट v अपॉन टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, दैट्स इट, इजी। तो पॉइंट मेरा ये है कि इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये स्फेरिकल वेज देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, शायद थोड़ी खतरनाक भी लग रही है, लेकिन ये बहुत आसान होती है। इसका वॉल्यूम चाहिए, सीधा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ गया। सरफेस एरिया चाहिए, तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि पूरे सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से अगर एक एंगल थीटा के अंदर अगर एरिया देखोगे तो वही सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकाल सकते हो। मैं लिख देता हूं, ऑल्दो इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सेम चीज है कि पूरे 2 पाई एंगल के लिए जो सरफेस एरिया फंसता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और थीटा एंगल अगर खाली देखोगे तो इसके अंदर जो एरिया होगा ये एरिया होगा ए। तो अगर आप रेशियो वगैरह ले लो तो a अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। ये बात है। तो इस तरीके से आप स्फेरिकल वेज का एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें निकाल सकते हो। तो देयरफॉर ये सिंपल पार्ट्स है, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी डिफिकल्ट अबाउट इट। अब आगे चलते हैं। सरफेस एरियाज में आप देखो, अभी तक सरफेस एरिया और 3D ऑब्जेक्ट में मैंने आपको 2 कॉमन एरियाज तो दिखाए हैं, कोन का सरफेस एरिया दिखाया है और स्फीयर का। लेकिन अभी तक ध्यान से देखो, हमने वही सरफेस एरियाज निकाले हैं 2 जिनके फॉर्मूले आपको पहले से पता थे। तो यू माइट बी थिंकिंग कि सर इसमें नया क्या हुआ, ऑल्दो यू ऑब्वियसली आर नॉट थिंकिंग दैट, बिकॉज नया बहुत कुछ हो चुका है इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो चुकी है इसमें। लेकिन और मजा आएगा कि अगर कुछ ऐसी चीजों के सरफेस एरिया निकाले जो हमने आज तक नहीं देखे होंगे, जिनके कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं होते हैं, ऐसी चीजों का सरफेस एरिया निकालते हैं। जैसे याद करो, हमने सर्कल का एरिया वगैरह निकाला था इंटीग्रेशन से, फिर अपन आ गए थे इस तरह से कि पैराबोला के अंदर में कितना एरिया होगा, एलिप्स के अंदर में कितना एरिया होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी कुछ वैसी खतरनाक चीजें देखते हैं, थोड़ी सी ऐसी चीजें देखते हैं जिनके लिए अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं याद किया है, कुछ नई चीजें देखते हैं। तो देखो, अब ये देखो, ये है आपका दोस्त, सबसे बढ़िया वाला दोस्त। ठीक है, पहले फिगर देख के जिसको थोड़ा बहुत डरना है डर लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे निकालते हैं। सी मैंने क्या किया है इसमें, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पैराबोला को मैं ऐसे 3D में घुमा देता हूँ, एक बार y एक्सिस के अबाउट घुमा देता हूँ। तो पैराबोला को घुमा दोगे तो यू कैन इजीली सी कि अगर पैराबोला को घुमाओगे तो कुछ इस तरह की सरफेस बन जाएगी, द काइंड ऑफ सरफेस दैट आई हैव शोन यू हियर। और हमारा टास्क है कि हमें इस सरफेस का क्या चाहिए, हमें इस सरफेस का सरफेस एरिया चाहिए, ये हमारा टास्क है। इजी है, अभी देखना इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा। अगर जो पुराने बेसिक्स हमने देखे थे वो अगर आप समझ गए हो तो इसमें आपको ज्यादा मुश्किल कहीं कुछ नहीं आने वाली, इट्स गोइंग टू बी फेयरली इजी। और सी अगर आपको ये सरफेस एरिया चाहिए तो क्या करोगे, याद करो सबसे पहले होता था कि एक स्लाइस लोगे। तो ये फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, आई विल शो यू कि अगर मान लो सपोज ऐसे हाइट y के ऊपर एक थिकनेस dy की स्लाइस लेते हैं, ऐसे मैंने व्हाइटिश कलर से आपको ये स्लाइस दिखा रखी है, ये स्लाइस लेते हैं। अब आप और देखो कि ये स्लाइस का जो रेडियस होगा, ठीक है, ये जो स्लाइस का रेडियस होगा ये देखते हैं। स्लाइस का जो रेडियस होगा ये हो जाएगा एक तरह से x,
ठीक है, लेट मी राइट इट सेपरेटली समवेयर। स्लाइस का जो रेडियस होगा ये हो जाएगा x, बिकॉज द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस x है और ये हाइट होगी y। तो जो स्लाइस आप लोगे, अगेन ध्यान से देखना कि जो स्लाइस लोगे वो वही बनेगी जो मैंने बताया था आपको कि छोटा सा फ्रस्ट्रम बनती है, पतला सा फ्रस्ट्रम बनता है। तो अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इधर, यू विल सी कि जो स्लाइस होगी वो इस तरह की होगी, ये पतला सा फ्रस्ट्रम होगी। और याद करो कि पतले से फ्रस्ट्रम का अगर ये डिस्टेंस होता था x और ये साइड लेंथ होती थी dl, तो याद करो कि इसका जो सरफेस एरिया होता था वो 2 पाई x इंटू dl होता था। ये रिजल्ट हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, बड़ा क्रूशियल रिजल्ट था। तो यहाँ पे भी जो फ्रस्ट्रम बनेगा वो फ्रस्ट्रम का जो सरफेस एरिया dA होगा वो हो जाएगा 2 पाई x इंटू dl। ठीक है, अभी ये फ्रस्ट्रम वस्ट्रम हटा के थोड़ा सा लेट्स सेव सम स्पेस। तो ये तो हो जाता है आपका dA। अब ये dA का वैल्यू अगर प्रॉपरली निकाल लोगे तो इंटीग्रेट करके काम हो जाएगा। अब dA का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए आप देख लो, हमें एक तो x कुछ तो रखना है। अब x का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर कर्व आपका इस तरीके से है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x और y के बीच में तो रिलेशन दिया है, तो x से तो अपने को कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ये dl से जरूर टेंशन है। बिकॉज व्हाट इज dl, इफ यू जूम इन द फिगर यू विल सी कि जो जरा सी साइड वाली लेंथ होती है, ये डायगोनल लेंथ होती है, ये dl होती है। अब यार ये dl कैसे लिखेंगे? तो dl लिखने के लिए आप थोड़ा सा सोचो और सोच समझ के जरा आइडिया निकालो कि dl कैसे लिखेंगे। यू विल सी कि ये dl वही है जो हमने अभी लेंथ ऑफ कर्व में देखी थी। अगर आप किसी कर्व की लेंथ निकालते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे है, इसके अंदर अगर ऐसे स्लाइस लेते हो तो ध्यान से देखो कि ये स्लाइस के अंदर जो जरा सी लेंथ फंसती है dl, ये वही dl है और कोई नया dl नहीं है, तो ये वही dl है। तो dl अपना पुराना दोस्त है। ये dl आपको याद होगा, dl हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा था। ये dl हो जाता था आपका dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर अंडर रूट। तो dx स्क्वायर dy स्क्वायर अंडर रूट, ये जो dl होता था ये वही dl है। इसी dl को हम घुमा देंगे तो हमें फ्रस्ट्रम मिल जाएगा एक तरह से। तो देयरफॉर इसमें से और dx vx कॉमन ले लो, ये तो पार्ट पता ही है अपने को, तो dy बाई dx होल स्क्वायर ये हो जाता है। सी आई नेवर सेड दैट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी इजी, क्योंकि इसमें सारे के सारे पुराने आइडियाज जो हमने देखे थे वो सब यूज होने वाले हैं। तो पुराने बेस अपने जो कंसेप्ट थे वो भी अगर स्ट्रांग होंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बाकी आप देख लो कि इस प्रॉब्लम में आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स देखोगे तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाता है आपका ऐसे। तो यू कैन सी कि नए पुराने आइडियाज लगा के आपको dl का वैल्यू तो मिल गया, ये आपको मिल गया है dl का वैल्यू इधर, ये आपके पास आ गया है dl। और अब ये dl को मैं सब्स्टिट्यूट करके dA निकालूंगा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। dA की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू कैन सी दैट dA वाज 2 पाई x इंटू dl। नाउ dl इज 1 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट दिस। ठीक है, ये पार्ट आपका dl था, तो ये dl को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और dA अपने पास आ गया। dA मतलब कि जो पतला सा स्लाइस होता है उसका एरिया अपने को मिल गया है। और अब देख लो कि हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें जितना अपने को सोचने वाला काम था वो हो गया है। अब इसके बाद खाली इंटीग्रेशन है, वो तो अपन कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू कैन इजीली सी कि इसमें कोई भी दो वेरिएबल्स नहीं है, सब x है हर जगह। तो इसमें और कुछ इधर उधर नहीं करना है कि किसी वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं करना है, बस उसको सीधे सीधे अपन प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब हालांकि देखो इंटीग्रेशन में छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बट वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह अपन करना जानते हैं। तो इट विल बी 2 पाई x 4x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू हाफ dx, इसका अपने को करना है इंटीग्रल। अब आप देख लो कि इसमें अपने को इंटीग्रेशन आता है, किस तरीके से करेंगे। I'll not help you much with integration because we have already practiced that part a lot. So, but roughly speaking, I'll just give you a pointer at least. 4x स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको u पुट कर दो, तो you will see कि आपको इसके बाद अगर du चाहिए तो du will be equal to 8x dx। तो therefore ये हो जाता है आपका du। 8x 8
ये हो गया u और ये हो गया du, तो जब इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई। नाउ x dx जो है वो हो जाएगा du/8, और ये जो चीज है पूरी रूट वाली जो है ये हो जाएगा u⁻². ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन में आई डोंट थिंक कि आपको मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं बोर ही कर रहा हूँ आपको ये इंटीग्रेशन वगैरह बता के, तो ये आपको खुद से करना है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये जो पूरा अपन सरफेस एरिया और ये सब देख रहे हैं, मैंने शुरू से बोला था कि ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन का सबसे टफ पार्ट है, और अगर आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हो कि इसको पूरा लेक्चर को देख रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से, खाली देखना नहीं है समझना भी है, तो ये सब तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये पॉइंटर्स भी मैंने दे दिया, अब इसके बाद इंटीग्रेट करके फाइनल एरिया आप निकाल सकते हो। The crucial point was not the lower calculations, the crucial point was this कि जब आप लोगे स्लाइस, तो स्लाइस आपका फिर से फ्रस्ट्रम जैसा आएगा, और फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 पाई x इंटू dl। और मजेदार बात ये थी कि ये जो dl है, ये dl वही होगा जो हमने लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए देखा था, और यही सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड। अगर आपने एक चीज मास्टर कर ली है तो उसका फायदा आपको हर जगह मिलेगा, उसका फायदा आपको यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, यू विल बी बेनिफिटेड एट 10 डिफरेंट प्लेसेस। और इसीलिए बड़ा जरूरी भी होता है, फिजिक्स बड़ा कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है, पुरानी चीजें मास्टर किए बिना अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, बट मास्टर करके आगे जाओगे तो मजा भी उतना ही आएगा। तो यू कैन इजिली सी कि इस तरह से आपका कोई भी इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, किसी भी कर्व को अगर आप रिवॉल्व कर दोगे तो जो चीज 3D में बनेगी उसको सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और दुनिया की सारी सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का सरफेस एरिया आप बिल्कुल इसी टेक्निक से निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप सोच के देखो कि हमने जो कोन देखा था, स्फीयर देखा था, दे वर ऑल सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। कोन अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, तो कोन कैसे बनाओगे? सिंपली कुछ मत करो, एक स्ट्रेट लाइन लो और एक स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से रोटेट कर दो पूरा 360 डिग्री, तो आपको एक कोन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक सेमी सर्कल लो या फुल सर्कल ले लो, चलो चाहिए तो, और फुल सर्कल लेके उसको एक बार 180 डिग्री रोटेट कर दो, आपको एक स्फीयर मिल जाएगा। तो कोन हो गया या स्फीयर हो गया या ये चीज हो गई जिसको हम बोलेंगे तो हम इसे पैराबोलिक सरफेस बोल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। और हमें अब जनरल फंडा पता चल गया है कि कोई भी सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन हो, किस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन करोगे, किस तरह से उसका सरफेस एरिया निकालोगे, ये बात है। ज्यादातर देखो एज फार एज जेई इज कंसर्न, ज्यादातर आपके काम में स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा और कोन का तो आएगा ही आएगा। इसके बाद के सरफेस एरिया खाली बस उस हिसाब से है कि अगर कहीं कोई वियर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ यू आर रियली एमिंग एट दैट सिंगल डिजिट रैंक एंड यू डोंट वांट टू लीव एनीथिंग एल्स टू चांस, देन यू कैन स्टडी ऑल दीज डिटेल्स। बट अदरवाइज नॉर्मली अगर मान लो सपोज आप 500-600 रैंक से सेटिस्फाइड हो, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन वगैरह इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैप्पी विद लेट अस से 3 डिजिट रैंक, बट अगर 2 डिजिट या 1 डिजिट रैंक चाहिए तो थोड़ा सा देख लो, अच्छा है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बात खाली उसकी भी नहीं है, इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे अब एक और क्वेश्चन है, फंडा हो गया है, इस लेक्चर में मैं आपको और कोई नया फंडा नहीं बताने वाला हूँ, कंसेप्ट हो गया है अपना। अब इसके बाद बस खाली थोड़ी सी प्रॉब्लम से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी अच्छी फिगर्स आती है, मजा आता है देखने में। तो अब जैसे ये देखो कि ये वाला जो एग्जांपल है, एंड आई विल सीरियसली से कि अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि खुद से सॉल्व कर लो। कि आपके पास अभी क्या दिया है इन्होंने कि एक पैराबोला है, फिर से अब की बार ऐसा सीधा पैराबोला नहीं, अब की बार उल्टा पैराबोला है, कुछ इस तरह का पैराबोला है, और अपने को ये बोला है कि 0 से 1 के बीच में ये पैराबोलिक कर्व था ऐसे, और इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो यू कैन सी कि कुछ इस तरह की आपकी सरफेस बन जाएगी, द वन दैट शोन हियर। आई विल मेक द फिगर बिग एंड शो यू। अपने को क्या करना है, अपने को ये सरफेस एरिया निकालना है सपोज। तो अब 1 सेकंड के लेवल से कि कुछ 1 सेकंड के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करो, और बन जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज साइड बाय साइड मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंटर्स दे दूंगा, थोड़ी बहुत हिंट्स दे दूंगा, एंड वी विल देन सॉल्व इट टुगेदर इफ रिक्वायर्ड। चलो, तो अब तक आपने आई थिंक वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ लेट मी टेक यू टू द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, कि यहां पे भी अपन एक स्लाइस ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। कैसे स्लाइस ले रहे हैं, वही सेम तरीका है, y हाइट के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस ले लेते हैं इस तरह से, और
ये स्लाइस के अंदर जो जरा सा एरिया आएगा, ये वाला जो एरिया आएगा, इस एरिया डीए को अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब स्लाइस के अंदर ये एरिया कितना आएगा वो देखते हैं। ये एरिया डीए आपको पता ही है, पुराना खेल है तो अपना ये कि अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये फ्रस्ट्रम बनेगा पतला सा, पतले से फ्रस्ट्रम का एरिया होता है 2πx मल्टीप्लाइड बाई डीएल। ये डीएल बड़ा परेशान करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पे। तो देखो कि अब ये डीएल जो होता है ये आपका साइड वाली लेंथ है डीएल। अब हमें ये भी पता है कि डीएल अपना उसी तरीके से आती है जैसे हम लेंथ ऑफ कर्व में निकालते थे, तो ये हो जाएगा 2πx। अब डीएल याद करो, डीएल हो जाता था dx इंटू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रेज टू हाफ, ये हो जाएगा। और बाकी देख लो कि अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स यहां से निकाल लोगे, -2x हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4x स्क्वायर रेज टू हाफ। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा सोच के देखो कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वैसे ही जा रही है जैसे हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, और जानी भी थी, बिकॉज किसी पैराबोला को सीधा कर दोगे या उल्टा कर दोगे तो सरफेस एरिया में चेंज थोड़ी हो जाएगा। बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस बुरी प्रॉब्लम नहीं, और इसीलिए मैंने कहा था कि ट्राई टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, और इसके बाद बस अब इसके बाद इसकी लिमिट्स रख दो। प्रॉपर लिमिट्स रख के इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको सरफेस एरिया बड़े आराम से मिल जाएगा। ये चीज है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 एज फार एज एरिया कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ, बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करते हैं इस सेक्शन को। सरफेस एरियाज की अपन बात कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की। थर्ड एग्जाम्पल आप देखो, और ये फाइनल एग्जाम्पल, इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन में। यू कैन सी कि कुछ इंटरेस्टिंग सा कर्व दे रखा है अपने को। कर्व ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, कर्व तो बहुत पुराना सा कर्व है, एवरीबॉडी नोज कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व कैसा होता है। और बस इंटरेस्टिंग बात यह कि मैंने इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे 3D में रोटेट कर दिया है। अब अगर इस कर्व को 3D में रोटेट करोगे, किसी भी कर्व को जनरली 3D में रोटेट करके बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स बनती है। दीज 3D फिगर्स आर हाईली इंटरेस्टिंग। तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है, हम इस सरफेस का सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। और ध्यान रखना कि ये सरफेसेस कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, हमारे मेथड वही रहेंगे और उन मेथड से हम बड़े आराम से इनका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब देखो फिगर बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं, बाकी सब तो फिगर में है ही, क्वेश्चन में जो जो डिटेल्स है दे आर ऑल इन द फिगर एनीवे। तो अभी आप देख लो, अगर मेरे को ये अजीब सी खतरनाक सी फिगर का चाहिए सरफेस एरिया, तो अभी देखना बहुत आराम से अपन ये सरफेस एरिया निकाल लेंगे। मेथड वही है, तो मेथड में कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं। एक हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस ले लो, और हमें पता है कि जो स्लाइस का साइड लेंथ होता है dl, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं y और dy मार्क करने का आई विल नॉट इवन बॉदर, आई विल जस्ट मार्क कि ये रेडियस है x और ये साइड लेंथ है dl। तो हमें पता है कि जो एरिया होता है dA, ये हो जाता है 2πx मल्टीप्लाइड बाई dl, किसी भी फ्रस्ट्रम का। ध्यान से देखो, ये फ्रस्ट्रम बड़े काम की चीज है, कोन हो, स्फीयर हो, ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली सबका स्लाइस लोगे तो फ्रस्ट्रम ही बनेगा। इन्हीं सारे फ्रस्ट्रम्स को अलग अलग तरीके से ऐड करके अलग अलग शेप्स बन जाते हैं। सो दिस फ्रस्ट्रम इज समथिंग दैट वी शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। तो फ्रस्ट्रम का एरिया इतना होता है। अब बस डीएल आप देख लो, डीएल भी अपना पुराना दोस्त है। डीएल अगर आप देखो तो डीएल हो जाता था आपका dx स्क्वायर dy स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये dx कॉमन ले लो, dx कॉमन ले लो या dy कॉमन ले लो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dl। ठीक है, अभी आप देख लो कि y का वैल्यू है x रेज टू 1/3, तो यू विल हैव dy बाई dx करोगे, डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा 1/3 x रेज टू -2/3, और इसको स्क्वायर करके अपन इंटीग्रल के अंदर डालने वाले हैं dl के अंदर। तो dl हो जाएगा आपका dx, और इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1/9, और -2/3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका dl का वैल्यू।
अब ये डीएल का जो वैल्यू आ रहा है इसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको एक काम करो और सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो 1 + 9 और ये है आपका x⁴/3 ये है डीएल। और चलो ठीक है, आई थिंक काफ़ी है। इस डीएल को अपन पुट करने वाले हैं अपने एरिया में। ये जो डी है इसके अंदर अपन पुट कर देते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है इसमें, वही सब चल रहा है जो इतनी देर से हम कर रहे थे। बस थोड़ी सी इक्वेशंस अलग हो जाती है। एग्जांपल्स जनरली मैं काफ़ी सारे ले लेता हूँ बिकॉज स्पेशली ये जो पार्ट है दिस इज कंसिडर टू बी कॉम्प्लेक्स, तो थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो इफ़ यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मे बी विद द फर्स्ट एग्जाम्पल देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, बट अंडरस्टैंड दैट कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है और फिजिक्स में होगा भी नहीं नया। अच्छी बात यही है कि बेसिक्स अगर कुछ क्लियर है देन ओनली दोज बेसिक्स विल बी अप्लाइड और उनसे आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब और देखो, ठीक है, इसको जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x⁴/3 ये आ गया। अब ठीक है, इसके आगे का इंटीग्रल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स पार्ट तो आप हमारे लिए छोड़ देते हो, तो भाई जेई भी तो आपको निकालना है ना। मेरा जेई तो मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ। तो अब ये जो इंटीग्रल आ रहा है इस इंटीग्रल को आप आराम से सॉल्व करो। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको आता है ये इंटीग्रेशन में। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, पूरा खत्म करो इसको, और फाइनल आंसर आपका ये है। साइड में आई विल ऑलवेज गिव यू द आंसर सो दैट यू कैन एटलीस्ट वेरीफाई कि आप कर क्या रहे हो। कई बार मैंने देखा है कि कुछ असाइनमेंट्स वगैरह ऐसे देखे मैंने, उनमें आंसर ही नहीं होते पीछे। अब यार आंसर ही नहीं है तो स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि दैट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज हैव दीज आंसर्स विद यू। बट हाँ, वो मत करना कि आप आंसर को बस ऐसे ही कॉपी कर दो। यू शुड ऑब्वियसली सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन मैच द आंसर। बट एनीवे एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ इंटीग्रेट करके ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड विद दिस वी कैन से कि हमने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस का सबसे टफ पार्ट जो होता है जेई कोर्स में वो हमने देख लिया है। हमने 3D सॉलिड्स का या 3D ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरिया की बात हमने कंप्लीट कर ली है। एंड अगेन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो आप बिल्कुल सुपर बोर्ड में होंगे कि यार सर सब समझ में आ गया, मजा आ गया, एंड दिस इज कंसिडर टू बी द डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप ये समझ गए हो तो फिर आपको जेई में अच्छी रैंक निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नहीं भी समझो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज ये वाली जो सारी चीजें मैंने बताई है इस सेक्शन में ये जनरली इतने आराम से किसी के समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मैंने इसके लेक्चर के शुरू में भी बोला था कि इस पार्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको 2-3 महीने के लिए स्किप कर सकते हो। जब थोड़ा सा फिजिक्स में और मैच्योर हो जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ा सा बाद में वापस आके इसको रिव्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, एक आध एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके आंसर मैच कर लिया है, देन देयर इज नोबडी एज अमेजिंग एज यू, बिकॉज दिस वाज टफ बट यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर टफर। और ये चीज अगर आपने कर लिया है तो फिर अब आप आराम से बाकी पूरे 2 साल की फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू विल कीप ऑन एंजॉयिंग एवरीथिंग।